आज बच्चों एफएम की क्लास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर जो है इसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन। चलो अब हम बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन में हमें थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर भी है ये, तो थोड़ी बहुत थ्योरी के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखो क्या है डिविडेंड डिसीजन क्या है। अगर मैं ये बताऊं कि एक कंपनी के पास जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी दो तरह से बातें सोचती है कि या तो इस प्रॉफिट को अपने बिजनेस के अंदर लगा करके और उसे रिजर्व की तरह रखा रहे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट से और आगे बिजनेस का ग्रोथ होगा। जब वो प्रॉफिट बिजनेस के अंदर ही रहेगा तो उससे बिजनेस का ग्रोथ होगा, बिकॉज बिजनेस के अंदर फंड्स बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना पैसा अपने पास ही रह जाएगा और ये बिजनेस के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। लेकिन ये भी सोचना है कि अगर कंपनी सपोज करो ये कंपनी है और ये कोई प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट, तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये कंपनी की बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट के अंदर यहां पर शेयर कैपिटल है, मान लो 100 शेयर है 10 रुपए के और वे 1000 के हो गए टोटल। और उस बिजनेस में इधर एसेट्स वगैरह हैं, चलो जो भी एसेट्स हैं। अब कल को बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आ गया 50 रुपीज का, और ये प्रॉफिट अगर मालिक लेके चला जाता अपने घर तो ये प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा और बिजनेस में वापस वही 1000 का कैपिटल और एसेट 1000 का रह जाएगा। और अगर मालिक ये प्रॉफिट लेके नहीं जाता है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट कोई रिजर्व बन के यही पड़ा रहेगा बिजनेस के अंदर, और रिजर्व बन के पड़ा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस के एसेट भी उसी हिसाब से बढ़े हुए नजर आएंगे। तो मालिक ये कहेगा कि भाई देखो पहले हमारा पैसा 10 रुपए था और एक शेयर का 10 रुपए और 100 शेयर के 1000 रुपए थे, और अब ये 50 रुपए भी इसी मालिक के ही है। अगर वो प्रॉफिट लेकर नहीं जाता है और वो प्रॉफिट बिजनेस में ही रह जाएगा तो जितना बिजनेस में लायबिलिटी साइड बढ़ेगा उतना एसेट में भी बढ़ेगा, और सॉरी इधर जो है ये 1050 हो जाएगा। हाँ, ये जितना बिजनेस के अंदर लायबिलिटी साइड में है उतना ही बिजनेस के एसेट साइड में भी होगा। तो बिजनेस का जो मालिक है अब वो क्या कहेगा कि देखो मेरा पहले जो पैसा मेरा लगा हुआ था वो 10 रुपए लगा हुआ था और ये भी कमाई हमारी ही है, तो इसका मतलब पहले हमारी वैल्यू 10 के हिसाब से थी और अब ये पूरा पैसा हम लोगों का है और हम कितने शेयर हैं 1000। तो इसका मतलब क्या है कि 1050 रुपए का जो वैल्यू है, 1050 रुपए का जो वैल्यू है फर्म के अंदर, ये फर्म के अंदर जो वैल्यू है 1050 की, वो वैल्यू कितने शेयर्स की है? वो वैल्यू है 100 शेयर्स की, वो वैल्यू 100 शेयर्स की है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर 100 शेयर की इतनी वैल्यू है तो अब वैल्यू निकालोगे पर शेयर, तो पर शेयर वैल्यू निकालोगे तो 10.5 आएगा, 10.5 आएगा पर शेयर वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करके इसको आपस में। 1050 वैल्यू अगर 100 शेयर की है तो एक शेयर की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। तो क्या अगर मैं ये कहता हूं कि डिविडेंड देना या न देना इसका डिसीजन लेंगे, अगर हम डिविडेंड दे देंगे तो ये वैल्यू यहां से नहीं आएगी,
और ये प्रॉफिट खत्म हो जाएगा तो फर्म की वैल्यू सेम ही रह जाएगी। बट डिविडेंड अगर नहीं देते हो तो बिजनेस के अंदर शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी बिकॉज अब 100 शेयर का इतना पैसा हो जाएगा और इतना पैसा हो जाएगा तो पर शेयर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। और अब मैं इसे बोलूं इस बात को आपस में लिंक करके कि डिविडेंड का डिसीजन सीधे सीधे वैल्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड होता है, यानी जितना जितना शेयर का वैल्यू होता है उसी हिसाब से डिविडेंड पर भी उसका असर पड़ता है। डिविडेंड दोगे, थोड़ा दोगे, ज्यादा दोगे, कम दोगे या नहीं दोगे, तो जैसे जैसे डिविडेंड देंगे वो सारा उसकी वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। और मालिक चाहेगा कि जब मेरा कल को शेयर मैं सोल्ड करूं तो जब वो अपना शेयर सोल्ड करे तो उसका शेयर इस रेट पर बिके। इट मींस वो ये भी चाहेगा कि उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो उसको बढ़ा हुआ चाहिए। जो पहले उसका शेयर का वैल्यू 10 रुपए था, अब उसके शेयर की वैल्यू जो है वो 10.5 हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इक्विटी वालों को अगर ऐसे प्रॉफिट नहीं दोगे तो फिर वही प्रॉफिट इनकी वैल्यू में फर्क पड़ जाता है। इसका मतलब इन्हें इस तरह से ये 50 पैसे जो है ये इनकी वैल्यू में बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। तो मैंने शॉर्ट में क्या समझाया कि एक बिजनेस का डिविडेंड डिसीजन उसके कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड होता है, बिकॉज जैसे जैसे डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे उसका सीधा असर मालिक के शेयर की वैल्यू पे पड़ेगा। मालिक को यहाँ फायदा नहीं दोगे तो मालिक अपना फायदा यहाँ तो जरूर करवाएगा। इट मींस कंपनी को यहाँ उसे फायदा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जितना उसके शेयर में वैल्यू बढ़ेगा वही एक तरह से समझो कि उसको बेनिफिट मिल रहा है। किसको? शेयर होल्डर को। और शेयर होल्डर को जो बेनिफिट मिल रहा है वो कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाएगा। शेयर होल्डर का फायदा और कंपनी का वो कॉस्ट माना जाएगा। तो कंपनी उसको, ये नॉर्मल सेंस में कॉस्ट मत मानना इसको कि एक्चुअल में कोई पैसे नहीं दे रहे लेकिन उसकी वैल्यू तो बढ़वा रहे हैं ना, तो उस नजरिए से देखना है कि ये कॉस्ट से बन जाएगा। तो लास्ट में छोटी सी बात सुनो, जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिविडेंड डिसीजन में। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिसीजन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और तीसरी बात, जैसे जैसे डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे उसका सीधा असर वैल्यू ऑफ फर्म पे पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी से पहले। तो देखो पहला हमारे सामने एक क्वेश्चन है थ्योरी का, पेज नंबर 119 पर ये क्वेश्चन है। आप लोग ओपन कर लो जल्दी से 119। थ्योरी का क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द मेन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म। इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहती है तो उससे ये डिविडेंड देते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, कैसे कैसे पता चलेगा कि वो डिविडेंड कितना देगी या नहीं देगी, ठीक है, वो किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो ये कहता है द टर्म ऑफ डिविडेंड रेफर्स टू पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, यानी डिविडेंड क्या होता है? एक प्रॉफिट का पोर्शन होता है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, और ये शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो ये छोटी सी बात सबको पता है कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम शेयर होल्डर को देंगे वही हमारा क्या कहेगा? डिविडेंड। और ये आफ्टर टैक्स दिया जाएगा। ये आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है? आप सबको ये बात पता होगा कि सबसे पहले जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है तो उसमें से पहले तो पेमेंट होता है इंटरेस्ट, जो लोन वाले हैं उनको इंटरेस्ट पेड होगा, और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में से, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें से पेमेंट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से सबसे पहले अब आएगा टैक्स का पैसा, और टैक्स का पैसा जब गवर्नमेंट को चला जाएगा तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसमें से हम माइनस करते हैं क्या? इसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों को जो हम डिविडेंड देते हैं वो हम पहले माइनस करते हैं, और जब वो माइनस कर देते हैं लास्ट में बचता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी।
इक्विटी शेयर के लिए प्रॉफिट बचता है। और ये समझो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इक्विटी वालों को जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट ऑलवेज आफ्टर टैक्स होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो टैक्स का पेमेंट होने के बाद ही इनको बाद में पैसा मिलेगा। तो यही थ्योरी में लिखा हुआ है कि इक्विटी की अर्निंग जो होती है वो आफ्टर टैक्स उनको मिलता है डिविडेंड। ठीक है, अब हमें मेन इसके फैक्टर्स पे बात करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिविडेंड को डिसाइड करते हैं। तो इसमें पहला फैक्टर कहता है नेचर ऑफ अर्निंग। नेचर ऑफ अर्निंग का मतलब हो गया कि हमारी जो कमाई है बिजनेस के अंदर वो कैसी है, वो हमारी कमाई किस तरह से है। हमेशा लगातार हमारा प्रॉफिट बिजनेस का बढ़ रहा है या घट रहा है या फ्लक्चुएट कर रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। जैसे एक कंपनी लगातार हर साल 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख ऐसे लगातार प्रॉफिट कमाते जा रही है, तो वो कंपनी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पता है कि मैं इस बार अगर ज्यादा भी डिविडेंड दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजन ये है कि मेरे को नेक्स्ट ईयर डिविडेंड देने के लिए फिर से कमाई हो जाएगी। जैसे अगर मान लो मैंने इस साल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और अब मैं सोचता हूं कि 10 लाख में से अगर मैं 8 लाख का डिविडेंड दे भी देता हूं तो अगले साल डिविडेंड कहां से दूंगा? 2 लाख बचेगा इसमें से, तो इसमें से दूंगा या और कहां से लाऊंगा? तो सवाल उठता है कि जब मेरे को पता है कि अगले साल मेरे को फिर से 11 लाख प्रॉफिट आ जाएगा तो मेरे को अगले साल के डिविडेंड की कोई टेंशन ही नहीं है। मेरे को कितना बचाया कितना नहीं बचाया उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी कमाई लगातार अच्छे से चल रही है तो ये मेरे बिजनेस में अगर चल रहा है तो अगले ईयर का डिविडेंड देने में कोई समस्या नहीं आएगी। और कंपनी हमेशा ये चाहती है कि मैं अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है थोड़ा बहुत बढ़ा करके और हर साल लगातार दे दूं। ठीक है, कोई ये नहीं चाहता कि मैं इस साल डिविडेंड दे दूं बहुत ज्यादा, अगले साल उनको लॉस करवा दूं, अगले साल फिर थोड़ा सा डिविडेंड दे दूं, उससे अगले साल लॉस करवा दूं, फिर बहुत ज्यादा दे दूं। ऐसा जो कंपनी करता होगा, बहुत ज्यादा दे दिया फिर कभी लॉस करवा दिया, उस कंपनी के शेयर होल्डर उस कंपनी पे विश्वास नहीं करते हैं और उसके शेयर बेच देते हैं और कंपनी डूब जाती है या बंद भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड लगातार देना कंपनी ऐसे सोचती है। तो अब अगर उसे लगातार देना है तो उसे अपने बिजनेस के बारे में जरूर देखना चाहिए कि उसका बिजनेस किस तरह का है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस जरूर देखना है और उसको उसकी अर्निंग कैसी आएगी वो देखेगा। आगे कहता है सेकंड पॉइंट, लिक्विडिटी ऑफ फर्म। फर्म की लिक्विडिटी मतलब फर्म के पास पैसा वैसा टाइमली बेसिस पर आता है कि नहीं, कैश वगैरह उसका कैश फ्लो कैसा है, कितना कैश उसके पास प्रेजेंट में अवेलेबल है। क्योंकि डिविडेंड जब हम देंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा और पैसा जाएगा तो पता चला कि अपने क्रेडिटर को हम पैसा दे नहीं पाए और हम मालिकों को डिविडेंड दे रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमें सारे कैश वगैरह का हिसाब सोच करके ही डिविडेंड देने का सोचना होगा। आगे कहता है थर्ड पॉइंट कहता है कि फ्यूचर फंड्स रिक्वायरमेंट। इसका मतलब आगे हमें कितने पैसे की जरूरत है। यानी एक तो हमने देखा कि प्रेजेंट में पैसा है कि नहीं, फिर हमने ये भी देखना है कि अभी हमने डिविडेंड दे दिया और कल को हमारे को वर्करों को सैलरी देनी है, इस चीज के लिए भी पैसा बचना चाहिए या जो भी हमारे खर्चे आने वाले हैं उसके लिए भी पैसे होने चाहिए। इट मींस फ्यूचर के खर्चे जो आने वाले हैं उनको भी देखना पड़ेगा हमें डिविडेंड देने से पहले। ओके, और पास्ट डिविडेंड का रेट। हाँ जी, ये भी जानने की बात है कि जो डिविडेंड हमने पिछले साल दिया था लगभग उसके बराबर या थोड़ा बहुत उसके चेंज करके और हल्का बढ़ा करके या जैसे भी है कम से कम बराबर तो जरूर देना चाहिए। नहीं तो अगर डिविडेंड बहुत ज्यादा चेंज करोगे, हर साल बदल दोगे तो ऐसे में क्या होगा, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपके शेयर होल्डर जो है वो आपकी कंपनी से विश्वास नहीं रखेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड पिछला कितना दिया वो भी देखना पड़ता है और एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, और ये भी देखना पड़ता है कि जो हम डिविडेंड दे रहे हैं, मान लो कुछ भी हम दे रहे हैं तो शेयर होल्डर आखिर वो कितना, शेयर होल्डर जो है वो भी तो कुछ सोच रहा होगा कि भाई इस साल तो पक्का इतना डिविडेंड तो जरूर मिलेगा। तो शेयर होल्डर भी एक कंपनी का शेयर जब परचेज करता है तो वो ये सोच के चलता है कि इस कंपनी से इतनी कमाई तो मेरे को मिल ही जाएगी। इट मींस डिविडेंड देने वाले जो डायरेक्टर हैं उन्हें इस बात का देखना पड़ता है कि हम डिविडेंड देंगे, आखिर हमसे शेयर होल्डर कितना उम्मीद लगा के बैठा है, कितना डिविडेंड। आगे ये कहता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, जनरल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखो जी, डिविडेंड देने के टाइम पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को जरूर देखा जाता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जैसे आजकल के टाइम की बात करूं मैं
तो आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, ये तो बहुत पॉपुलर है और लॉकडाउन चल रहा है। जिसका बिजनेस देखो, रेस्टोरेंट, होटल, ठीक है, टूर एंड ट्रेवल, ठीक है, रेस्टोरेंट, होटल, टूर एंड ट्रेवल और ट्रेन, दुनिया भर के जिम, ब्यूटी पार्लर सब बंद है। और सब बंद है तो कहीं ना कहीं ये इनका रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। और ऐसे में कोई भी कंपनी जब उसको पता है कि ये सिचुएशन इतनी खराब है कि बिजनेस तो कुछ चल नहीं रहा, तो जो रखा हुआ पैसा है वो हम मालिक को क्यों दे दें, ठीक है। तो ऐसे में वो भी देख करके और तब हम इस सिचुएशन को देखने के बाद ही कुछ भी, जैसा इकोनॉमिक्स में इन्वायरमेंट हमारा जैसा भी होगा उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ता है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है। लीगल रिस्ट्रिक्शन कैसी है वो भी देखना होता है। लीगल रिस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया कि कानून के अंदर कई सारे जो गवर्नमेंट या कई सारे जो सेमी गवर्नमेंट ऐसी चीजें हैं उसमें शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का कुछ लिमिट लगाया हुआ है कि इससे ज्यादा आप डिविडेंड नहीं दे सकते अपने शेयर होल्डर को, ठीक है। यानी कुछ लिमिटेशन है, लीगल रूल्स बने हुए हैं बैंकिंग कंपनी के ऊपर इस तरह से। तो बैंकों का भी कुछ ऐसा ही रूल है और गवर्नमेंट के बैंकों का, तो जो लीगल रूल्स है उससे ज्यादा हम कभी डिविडेंड नहीं दे सकते। अगला पॉइंट कहता है कंट्रोल मोटिव। कहता है इफ ए कंपनी पे हाई डिविडेंड आउट ऑफ द अर्निंग and it may result in the dilution of both control and earning for the existing shareholder, and hence to maintain the control of existing shareholder it desire to declare lower dividend and meet the firm future financial requirement to be retained earning। मतलब देखो, अगर मान लो हम एक डिविडेंड जब देंगे तो हमें इस बात का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि डिविडेंड अगर हम सारा प्रॉफिट दे दें तो शेयर होल्डर तो खुश हो जाएगा, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमारे बिजनेस में कल को पैसा नहीं बचेगा, कम पैसा बचेगा, तो वो भी हमें देखना है कि हमारे को थोड़ा इस तरह से डिविडेंड देना है कि शेयर होल्डर नाराज भी ना हो, उसको भी थोड़ा दे करके चुप करा दें और बिजनेस में डेवलप करने के लिए कुछ रिजर्व या रिटेन अर्निंग भी बचा रह जाए, ठीक है। ये सब चीजें देखनी पड़ती है, ठीक। चलो और एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कैपिटल मार्केट की कंडीशन क्या है। कैपिटल मार्केट समझते हो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके वहां क्या पोजीशन चल रही है, ठीक है, बैंकिंग की हालत खराब है या अच्छी है, वो सब चीजें देख करके हमें डिविडेंड के बारे में और सोचना चाहिए। नेक्स्ट आगे कहता है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसमें क्या पॉलिसी बना रही है, उसमें कोई टैक्स से रिलेटेड या कोई और बात जो डिविडेंड का टैक्स होता है उन सब चीजों में क्या चेंजेस कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स पॉलिसी वगैरह को भी देखकर तब हम ये सोचते हैं। अब हम बात करते हैं क्या डिविडेंड देने के लिए। चलो अब हम बात करते हैं डिविडेंड देने के लिए इन सब फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, हमने देख लिया। अब हम डिविडेंड देने के कई सारे डिफरेंट मॉडल हैं, ठीक है, डिफरेंट मॉडल है। और वो जो मॉडल है वो सबसे पहले तो हम, हाँ एक और बात छोटी सी बता दूं, इसमें ज्यादातर आपको फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, ज्यादातर आपको फॉर्मूला मिलेगा और फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा और अब उसको जो है सब इंफॉर्मेशन को उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना होगा, ठीक है, फॉर्मूला। चलो तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले डिविडेंड के जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हमारे पास डिविडेंड देने का जो मॉडल है वो है वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल के अंदर जो डिविडेंड दिया जाता है, इसके अंदर डिविडेंड और वैल्यू ऑफ फर्म, डिविडेंड और वैल्यू ऑफ फर्म, इन दोनों के अंदर हमें रिलेशन समझना है, ठीक है। डिविडेंड कितना देंगे तो कितना फर्म का वैल्यू होगा, कितना शेयर का प्राइस होगा, ये सब चीजों का है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फॉर्मूला क्या है वो देखो, कहता है P इज इक्वल टू D अपॉन KE। KE क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, D क्या है डिविडेंड, प्लस
आर अपॉन के ई माइनस डी और अपोन में के, अपोन में के। हाँ जी, पी क्या है? पी है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। डी क्या है? डिविडेंड पर शेयर। आर क्या है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। के ई क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और ई क्या है? अर्निंग, ई है अर्निंग पर शेयर। अब आगे चलते हैं। एक छोटी सी चीज मैं इस फॉर्मूले को समझाने के लिए बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को समझाने के लिए एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा। मान लो हम कंपनी है और ये हमारा शेयर होल्डर है, ये हमारा शेयर होल्डर, हम कंपनी है और ये हमारा शेयर होल्डर है। अब हमें एक चीज ये देखना है कि हमने अपने शेयर होल्डर से ऐसे बोला कि भाई आप जो है हमारा शेयर खरीद लो, तो उस बंदे ने हमारा शेयर 100 रुपीज का खरीदा, उस शेयर का प्राइस 100 रुपीज में पड़ गया, उसने हमारा शेयर परचेज किया 100 रुपए देकर। अब बदले में हम उसको डिविडेंड दे रहे हैं, हम उसको डिविडेंड दे रहे हैं 20 रुपीज एक साल के बाद। तो वो क्या कहेगा? उसको कितना पैसा मिला? 100 रुपए लगाया 20 रुपया मिला। तो परसेंटेज वाइज अगर चेक करोगे तो 20% उसको रिटर्न मिला, या 0.2 बोल दो बिना परसेंटेज के। तो ये बताओ 100 लगाकर 20 मिला, 100 लगाकर 20 मिला, तो इसको 20 रुपए कमाई मिला और यही 20 रुपया देने वाले की कॉस्ट हो गई। और ये कॉस्ट किसको दे रहा है? इक्विटी शेयर वालों को। तो इसका मतलब जितना हम उनको ये पैसा दे रहे हैं वही हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। तो इट मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऐसे निकलता है सिंपल वे में, कितना इक्विटी को तुमने प्रॉफिट दिया, जितना उसको तुमने डिविडेंड दिया, और उससे पैसे कितने लिए थे। ठीक है, प्राइस, किस प्राइस पर उससे कितना प्राइस ले करके, आप हमने कभी इसे इशू प्राइस भी बोला था, या इशू प्राइस वही कह लो जो मार्केट में प्राइस होगा वही प्राइस पर इशू होगा। तो जितना हम डिविडेंड देंगे, जितना हम डिविडेंड देंगे, 20 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं, तो उससे के आ रहा है। और कल को अगर हमें के पता हो तो हम ये भी तो फाइंड कर सकते हैं इसी फॉर्मूले का। यहां इसी फॉर्मूले को मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, इसी फॉर्मूले को ये लिख रहा हूं कि के हमने कैसे निकाला? डिविडेंड अपॉन में प्राइस शेयर का, यानी इतने शेयर का प्राइस पर उस बंदे ने शेयर खरीदा, इस प्राइस पर उस बंदे ने शेयर खरीदा और उतना उसे मिला। इट मींस ये उसकी कमाई हुई है, बट देने वाली कंपनी का ये कॉस्ट हो गया। तो ये सोचो कि के अगर ऐसे निकालते हो तो कल को ये भी तो निकाल सकते हो। ऐसे जगह मैं उल्टा लिखता हूं तो उल्टा लिखता हूं, ये के नीचे ले आता हूं और ये डिविडेंड ऊपर रख देता हूं। तो क्या प्राइस ऑफ द शेयर ऐसे निकल सकता है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, प्राइस ऊपर आ गया, के नीचे आ गया। तो जैसे ये समझ में आया है, जैसे ये समझ में आया है कि डिविडेंड और शेयर का प्राइस आपस में, डिविडेंड शेयर का प्राइस और के आपस में रिलेटेड होते हैं, तो इसी तरीके से आपको ये वॉल्टर मॉडल का जो है फॉर्मूला वो थोड़ा समझ में आएगा कि प्राइस डिविडेंड अपॉन के, ये रहा।
प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन के। फिर इतना तो है ही, पर फिर इसमें आगे क्या है, आगे क्या है वो देखो ध्यान से। अब इसके आगे की बात थोड़ी और समझानी है, ये समझो क्या। एक वॉल्टर मॉडल के अंदर जो शेयर होल्डर है वो क्या कहता है कि मेरे शेयर का जो प्राइस है वो इस तरह से तो निकलेगा, लेकिन कंपनी अर्निंग करती है, ई क्या है, अर्निंग। कंपनी अर्निंग करती है 40 रुपए और डिविडेंड देती है 30 रुपए। तो इसका मतलब 10 रुपए कंपनी ने अपने पास, 10 रुपए कंपनी ने अपने पास बचा लिया, और जो कंपनी ने बचा लिया ये कंपनी अपने बिजनेस में इस पैसे को लगाएगी। मतलब 40 कमाया, हमें 30 दिया और बाकी 10 अपने ही पास रख लिया। तो इसका मतलब कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रोथ करेगी। तो इसका मतलब जितना वो ग्रोथ करेगा, यानी ग्रोथ कैसे करेगा, ये कमाएगा रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होगा, उस पैसों से उसको उतनी कमाई मिलेगी, ठीक है। और वही कमाई जितना ये 10 रुपया आगे वो बिजनेस में लगाएगा और उससे उसको कमाई होगी, और कमाई होगी तो वो ग्रोथ होगा। यानी कल को ये 10 रुपया 11 बन जाएगा, कमाते कमाते 12 बन जाएगा, 13 बन जाएगा। तो वो कहता है कि जितना ये बचा के रख लिया, रिजर्व बचा के रख लिया, उस रिजर्व में ये रेट ऑफ रिटर्न कमाई होगा, ये रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कमाई होगा। और ये जो कमाई होगा तो वो कमाई का भी वैल्यू इसकी प्राइस में बढ़ना चाहिए। मतलब वो क्या कहता है, मेरे को जितना डिविडेंड दोगे उससे तो मेरा प्राइस है ही, प्लस क्योंकि तुमने सारा डिविडेंड नहीं दिया मेरे को, कुछ बचा के रख लिया, तो उस बची हुई वैल्यू का जो ग्रोथ का हिसाब है, यानी उससे जो तुम कमाओगे और ग्रोथ करोगे, उस ग्रोथ का फायदा मेरी प्राइस में भी बढ़ के मिलना चाहिए, ये मतलब है। यानी कंपनी ने कमाया बहुत सारा, थोड़ा रिजर्व दे दिया, थोड़ा डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर को, और कुछ पैसा अपने ही पास रख लिया तो आगे उसको यूज करके कमाओगे तो बताओ भाई, शेयर बिजनेस का मालिक तो मैं ही हूं, मेरा ही पैसे से लगा के कमा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे शेयर जो मैंने पैसा लगाया है वो शेयर का वैल्यू भी मेरे को बढ़ के दिखना चाहिए, बिकॉज मेरा पैसा वहां कमा रहा है और वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो वो ग्रोथ की वैल्यू मेरे को भी मिलनी चाहिए। तो ये हो गया एक तरह से ये फॉर्मूला वॉल्टर मॉडल का। बस मैंने ये फॉर्मूला समझाया है, और इसके बाद क्या करना है आपको बस याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके ऊपर, तो याद रखना है। और याद रखने के बाद अब हम पहले इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 125 है, और क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन की मैं समरी लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन की समरी में लिख देता हूं और उसी से क्वेश्चन समझेंगे। कहता है द अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी इज 16 रुपए। कहता है एक कंपनी की जो अर्निंग है, एक कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है, यानी शॉर्ट में बोलूं तो ई, एक कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो कंपनी अर्निंग कर रही है 16 रुपए। द मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट टू द कंपनी इज 12.5%। मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट जो है, एक लिखा है मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट, मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट जो लिखा है वो लिखा है हमारे सामने 12.5%, 12.5%। और इसके ब्रैकेट में लिखा है कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है, कैपिटलाइजेशन रेट ये समझो, थोड़ा ध्यान दो। कैपिटलाइजेशन रेट ये के ही होता है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट ये के ही होता है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है यही, इसी को हम इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बोल देते हैं, ठीक है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बोल देते हैं हम इसको, और ये के ही है। तो ये क्या है, अगर मैं पूरा नाम बता दूं तो ये क्या बन गया, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। और ये रेट हमारे पास हो गया के ई, और के ई की वैल्यू कितनी हो गई, जो भी हमारे पास 12.5%, तो इसको हम कर देते हैं 12.5/100
परसेंटेज को 100 में कन्वर्ट कर दिया तो 0.125 आ गया, 0.125 के ही हो गया। ठीक है, आगे समझते हैं कैपिटलाइजेशन रेट, ये के ही है, सबको समझ में आ गया। डिस्काउंट रेट जो बताया गया है ये मार्केट रेट, ये इसके नाम है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे कहता है रिटेन अर्निंग कैन बी एम्प्लॉयड टू यील्ड रिटर्न 10%। इसमें लैंग्वेज लिखा है रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग टू बी एम्प्लॉयड टू यील्ड, यील्ड का मतलब है रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग। कहता है जो हम रिटेन अर्निंग करेंगे, रिटेन मतलब बचा हुआ प्रॉफिट, जब हम एम्प्लॉयड करेंगे मतलब लगाएंगे बिजनेस के अंदर, ठीक है, जब हम बिजनेस के अंदर पैसा बचा हुआ बिजनेस के अंदर वापस लगाएंगे, ठीक है, तो उस पर हमें रेट ऑफ अर्निंग होगी, यानी उस पर कमाई होगी, और वो कमाई का रेट है 10%। ये क्या चीज बता रहा है, ये सुनो, रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग, किसका रेट ऑफ अर्निंग, जो तुमने पैसा बचा लिया कमाई का, वो बिजनेस में लगा दिया, एम्प्लॉयड कर दिया, तो उस पे 10% कमाई होगी। इसका मतलब ये अगर हम बात करें कि हमारे फॉर्मूले में ये कौन सा पार्ट है, तो हमारे फॉर्मूले में ये रेट ऑफ रिटर्न है, आर, जिसका नाम रखा था रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जहां पैसा लगाते हैं उस पैसे पर हमें कितनी कमाई होती है, ये वाली वैल्यू आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर की वैल्यू। तो आर कितना हो गया, इस परसेंटेज को मैं डेसिमल में लिख देता हूं, इस परसेंटेज को मैं डेसिमल में लिख देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। 10% क्या होता है, 0.1। आगे ये कहता है द कंपनी कंसीडरिंग टू पे आउट, कंपनी पे आउट करना चाहती है, पे आउट, ये पे आउट का मतलब क्या है, देना चाहती है कंपनी, यानी क्या देना चाहती है, शॉर्ट में तो बोलूं मैं तो डिविडेंड पे आउट। अगर मैं बोलूं कि क्या देना चाहती है कंपनी, तो डिविडेंड पे आउट करना चाहती है, डिविडेंड देना चाहती है, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, डी। तो कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, अलग अलग केसेस हैं ये। फर्स्ट केस में डिविडेंड कितना देना चाहती है, 25%, 25%। सेकंड केस के अंदर, फर्स्ट केस में 25%, फर्स्ट केस में 25%, सेकंड केस में 50%, थर्ड केस में 75%, थर्ड केस में 75%। तो विच ऑफ दीज, यानी इनमें से कौन सा वुड मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, इनमें से कौन सा जो है वो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमम करके दिखाएगा, ठीक है, कौन सा जो है डिविडेंड दे, कंपनी सोच रही है इतना दे कि इतना दे कि इतना दे, तो इन तीनों में से कौन से तरीके से शेयर होल्डर का जो वेल्थ है, वेल्थ मतलब शेयर होल्डर का जो वैल्यू ऑफ शेयर है उसका, वो सबसे ज्यादा दिखाई दे, तो ऐसा कौन सा तरीका वो कंपनी यूज करे, कब यूज करे। तो चलो अब हम इसमें सबसे पहले देखो जी, पहला केस, ठीक है, हम इसके अंदर बताओ जी, वेल्थ के लिए अब हम बात करते हैं क्या, डिविडेंड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन के, डिविडेंड अपॉन के प्लस रिटेन अर्निंग अपॉन के, लिखो साथ साथ रिटेन अर्निंग अपॉन के, और अर्निंग माइनस डिविडेंड अपॉन में के, अर्निंग माइनस डिविडेंड अपॉन में के, ये है सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। ध्यान से दिखा देता हूं,
फर्स्ट केस को सॉल्व करेंगे पहले हम। तो देखो जी, सारी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी चीज चाहिए, डी चाहिए, डी ये रहा 25%, ठीक है, डी ये रहा। अब बात करते हैं, जरा डी परसेंटेज में गिवन है तो मैं थोड़ा डी की वैल्यू जरा निकाल दूं। इधर देखो, कहता है कंपनी 25% डिविडेंड देगी, कंपनी 25% डिविडेंड देना चाहती है, 25%, 25%। तो ये बताओ कंपनी ने कमाई कितना किया है, कंपनी ने कमाई कितना किया है, 16 रुपए का। 16 रुपए की कंपनी के पास कमाई है, ये कहीं पर लिखा था हमने, और ये रहा अर्निंग। कंपनी के पास 16 रुपए की कमाई है और कंपनी क्या करना चाहती है, 25% डिविडेंड देना चाहती है। कंपनी 25% डिविडेंड देना चाहती है, इसका मतलब 16 रुपए का 25% अगर कंपनी डिविडेंड बांटती है तो डिविडेंड कितना दे देगी, मतलब 1/4 देना चाहती है कंपनी डिविडेंड, ठीक है, 1/4। तो यानी 16 रुपए का 25% डिविडेंड 4 रुपया मिलेगा, और 16 में से 4 रुपए का कंपनी डिविडेंड दे देगी, तो फिर बचत करके कितना पैसा रख लेगी अपने पास, बताओ। 16 में से 4 रुपया डिविडेंड दे दिया तो बाकी के 8 रुपए कंपनी ने अपने ही पास बचा के रख लिया, ठीक, सॉरी गलत बोला, 12 रुपए, ठीक है, 16 में से 4 दे दिया तो 12 रुपए अपने पास रिजर्व बचा के रख लिया। अब हम बात करते हैं इसका, फॉर्मूले में डालते हैं। चलो डी निकल गया हमारे पास, ठीक है, अब हम इसको पी निकालते हैं। हाँ जी, डी कितना है, 4 रुपए। के कितना है, के, अच्छा के दिखाई दो, के कहाँ लिखा था, के मैंने अभी अभी लिखा था, ये रहा, सब देखो ध्यान से, कहाँ चला गया, ये रहा के 0.125, ठीक है, 0.125। तो डिविडेंड दिया 4 रुपए, 0.125 और प्लस रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या था, जो पैसा हम बचा के लगाएंगे उस पर कुछ क्या कमाई होगी वो हमें पता करना है। तो रेट ऑफ रिटर्न, जो अर्निंग हम बचा के लगाएंगे उस पर हमें रिटर्न मिलेगा कितना, 0.1 या 10% कह लो या फिर 0.1 कहो, एक ही बात है। तो 0.1 हमें रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न अपॉन के, रिटर्न अपॉन के, तो के कितना होगा, 0.125, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, रिटर्न अपॉन के, और इसके साथ अर्निंग। अर्निंग कितना था कंपनी में, कंपनी में अर्निंग था 16 रुपए का, उसमें से डिविडेंड कितना बांट दिया, 4 रुपए, बाकी 12 बचा के रखा हुआ है, ये रहा। और अपोन में के कितना हो गया, के हो गया 0.125। तो ये प्राइस अब सॉल्व करते हैं जरा। 0.125, दोनों का एलसीएम सेम है, दिख रहा है, ये वाला एलसीएम सेम है। तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 12 और ये हो गया 0.1 अपोन में 0.125। सॉल्यूशन में करके लिख रहा हूं, 1 मिनट के लिए। ये आ गया 4 और ये आ गया 9.6 और अपोन में 0.125, 108.8 ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 108.8। समझ आ गया सबको, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बस वैल्यूज जो है थोड़ी समझने में ध्यान से समझना है उसको, और जैसी वैल्यू पता चल जाए सारी वैल्यू डाल देनी है। अब हम बात करते हैं फिर से, अब ये सेकंड केस का, जब हम डिविडेंड देंगे कितना। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, जिसमें थर्ड अलग से कर लेंगे। हाँ जी, सेकंड केस जिसमें हम डिविडेंड कितना देंगे, 50% देंगे, ठीक है, किसका, 16 रुपए का कमाई जो हुआ है उसका। तो 50% को, चलो जी 50% हम डिविडेंड देंगे 16 रुपए कमाई का, यानी डिविडेंड देंगे 8 रुपए, ठीक है। हाँ जी, तो देखो फटाफट देखो, डिविडेंड इतना आ गया 50% आ गया 16 रुपए का। अब बात करते हैं प्राइस इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है जरा बिना देखे तो लिखो, डिविडेंड अपॉन के प्लस का रिटेन अर्निंग अपॉन के, और अर्निंग माइनस डिविडेंड अपॉन में फिर से के, ये फॉर्मूला है। तो बताओ, डिविडेंड 8 रुपए दिया हमने, के है 0.125 प्लस का रिटेन अर्निंग 0.1 था, देख लेना दोबारा से, 0.125 और अर्निंग
अर्निंग कितने की थी? अर्निंग थी 16 रुपए की। 16 में से 8 डिविडेंड दिया और ये डिवाइड करना है फिर से 0.125 से। मैं इसका डायरेक्ट, चलो इसका आंसर, इसका जो आंसर है वो आ गया 115.20, 115.20 आ गया, 115.20 आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 115.20 आ गया, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा, अब तीसरा करते हैं। थर्ड वाला कहता है डिविडेंड देंगे हम 75%, 75%, ठीक है। तो 75% किसका? 16 रुपए का, यानी इस बार डिविडेंड देना है 12 रुपए, 12 रुपए। तो प्राइस इज इक्वल टू क्या बना? प्राइस इज इक्वल टू बना 75, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, वैल्यू डाल रहा हूं, 12 रुपीज अपॉन में के, तो के हो गया 0.125 प्लस का रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न था 10%, 0.1 हो गया अपॉन के 0.125, और कितना कमाया था? 16 रुपए। कितना डिविडेंड दिया? 12 रुपए, बचाया 4 रुपए, और ये 4 से कैलकुलेशन करके फाइनली 0.125, 0.125 और 0.125, और ये आ गया हमारे पास 121.6। अब इसमें छोटी सी टेक्निकल बात है, छोटी सी टेक्निकल बात है, और वो समझना है कि वो बात क्या है। जल्दी से नोट डाउन हो गया तो ध्यान सुनोगे। अगर मैं बोलूं कि शेयर होल्डर का सबसे ज्यादा प्राइस जब उसको डिविडेंड ज्यादा दिया गया तब बना, जब डिविडेंड उसको ज्यादा दिया गया तब बना, और जब डिविडेंड कम दिया हमने तो उसका प्राइस भी, उसका वैल्यू कम रहा, और डिविडेंड और कम दिया हमने, जब 25% दिया तो वैल्यू और कम रहा। हमने क्या एनालिसिस किया इस वाले सवाल में, और इसमें क्या है वही बात बताऊंगा। इसमें हमने ये एनालिसिस किया कि जब हम उसको डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं तो वैल्यू आ रही है ज्यादा, और जब हम डिविडेंड उसको कम दे रहे हैं तो वैल्यू आ रही है कम। जबकि मैं थोड़ी देर पहले जब सवाल समझा रहा था तो मैं ये कह रहा था कि डिविडेंड कम दोगे, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा था, डिविडेंड कम दोगे तो वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, और बिजनेस में जब इन्वेस्ट होगा तो शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी। यानी मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था कि डिविडेंड ना देके पैसे को बिजनेस में लगाएंगे तो शेयर होल्डर का वैल्यू ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा, ये मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले। लेकिन अब ये बात यहाँ उल्टी दिख रही है। अब वो उल्टी क्यों दिख रही है उसे ध्यान से सुनना, दोबारा सुनो, मैं फिर से बात को बोल रहा हूं, उस बात की बात तुम समझ पाओगे पूरी बात क्या है। बात में क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। मैंने बताया था कि जब मालिक का पैसा कमाया हमने, और कमा करके उसको थोड़ा सा दिया और बाकी बचा के रख लिया बिजनेस में, और उससे लगा लगा के कमा रहे हैं, ठीक है, हम उस पैसे को लगा लगा के कमा रहे हैं बिजनेस के अंदर चला चला के। तो हम जब कमाएंगे तो उस मालिक, वो मालिक क्या सोचेगा? मालिक सोचेगा मेरा पैसा बिजनेस में रख लिया और उस पैसे से वो ग्रोथ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और कमा रहे हैं तो फिर उस कमाई का फायदा मेरे शेयर की प्राइस में भी बढ़ना चाहिए, मेरे शेयर की प्राइस में बढ़ना चाहिए, यानी मेरा शेयर अब बाजार में महंगा बिकना चाहिए या उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। उन्होंने मेरे को कैश नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरा ही पैसा बिजनेस में रखा है, इन्वेस्टेड है, तो कल को है तो मेरे को ही मिलेगा। इट मींस फाइनली मेरे शेयर का वैल्यू अब मेरे को बढ़ गया, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने एक यहाँ क्या देखा कि भैया जब डिविडेंड कम दे रहे हो तो वैल्यू कम आ रही है, और जब सारा डिविडेंड दे दिया तो वैल्यू ज्यादा आ गई। ये रहा तीसरा केस, जब बहुत सारा डिविडेंड दे दिया तो वैल्यू ज्यादा आ गई। यहाँ रीजन क्या, ऐसा यहाँ उल्टा क्यों हो गया? यहाँ उल्टा इसलिए हुआ, ध्यान से सुनना, उस बात का आंसर तब आपको समझ आएगा, ध्यान सुनना। उल्टा होने का कारण मालिक क्या कहता है, ध्यान सुनना। मालिक कहता है कि मेरा पैसा तुमने, मेरा पैसा जो केई है
वो 12.5% कमाई मेरे को चाहिए। 12.5% मेरे को, मैं पैसे कहीं भी मैं पैसा लगाता हूं तो मेरे को वहां से 12%, 12.5% रिटर्न मिल जाता है। इसका मतलब कंपनी, अगर मैं तुम्हारे पास में पैसा जो है शेयर खरीद रहा हूं अपने पैसे लगा के, तो मेरे को 12.5% रिटर्न जरूर चाहिए। इसका मतलब शेयर होल्डर ये उम्मीद लगा के बैठा है कि कंपनी को अगर वो पैसे दे रहा है तो कंपनी बदले में उसे 12.5% रिटर्न दे, 12.5% रिटर्न दे। ऐसा शेयर होल्डर उम्मीद लगा के बैठा है और वो अपना के यही सोच रहा है, और देने वाली कंपनी भी यही सोच रही है कि भाई 12.5 देना पड़ेगा उसको, ठीक है, 12.5 देना पड़ेगा, 12.5 मांग रहा है। अब सुनो, सुनना ध्यान से। एक शेयर होल्डर अपना पैसा कहीं भी लगा रहा है, कहीं भी, तो वो सोचता है कि भैया मेरा पैसा 12.5% मेरे को रिटर्न दे, क्योंकि उसके पैसे पर उसको इतना केई चाहिए। कंपनी कहती है मालिक हमने तुम्हारे बदले 16 रुपया कमाया अर्निंग, और एक काम करो 16 रुपए कमाया है तो हम तुम्हें इसमें से 25%, पहला केस बता रहा हूं, 4 रुपया हम तुम्हें डिविडेंड देते हैं और 12 रुपए हम अपने पास बचा लेते हैं रिजर्व बोलकर, हम इस पैसे को बचा लेते हैं रिजर्व बोलकर। तो कहता है ठीक है बचा लो, लगाओ बिजनेस में, कमाओ इस पैसे से। तो कंपनी क्या करती है कि जब ये पैसे लगाने जाती है और जहां भी इस पैसे को कंपनी ने इन्वेस्ट किया, कहीं पर भी कुछ भी काम में इन्वेस्ट किया, किसी भी काम में, जैसे भी उसका बिजनेस था वैसे उसने इन्वेस्ट किया, तो उस इन्वेस्ट से कंपनी 10% रेट ऑफ रिटर्न कमा रही है, रेट ऑफ रिटर्न 10% कमा रही है कमाई। अब खुद सोचो, एक तो मेरा पैसा रख लिया, ठीक है, एक तो मेरा पैसा रख लिया और रख के जहां लगाया वहां मेरे जितना मैं कमा सकता था 12.5%, उससे भी कम कमाओगे, ऊपर से सरकार टैक्स भी लेगी। तो सोचो तुमने मेरे पैसे तो डुबा दिए, अरे इससे बढ़िया तो तुम मेरे को मेरे पैसे दे देते और मैं तुमसे ज्यादा कमा लेता 12.5%। तुम्हारा बिजनेस ही घटिया है, तुम तो मेरे ही एक्सपेक्टेशन से भी कम कमा रहे हो, तो इसका मतलब तुम क्या मेरा ग्रोथ करोगे, उससे ज्यादा तो उस पैसे को मेरे को दे देते तो मैं ग्रोथ करके दिखा देता। इसका मतलब जब केई ज्यादा होगा कंपनी के रेट ऑफ रिटर्न से तो ऐसा उल्टा पड़ जाएगा मामला, क्योंकि कंपनी उस पैसे को बचा के जब लगाएगी भी तो कंपनी तो इक्विटी शेयर होल्डर से भी कम कमा रही है, जो देना है इक्विटी शेयर होल्डर को उससे भी कम कमा रही है, तो फिर कंपनी उसकी वैल्यू का ग्रोथ कहां करवा रही है, वो तो बल्कि और उसने घाटा करवा दिया। यानी बेटर है कि उसके पैसे उसको ही दे दिए जाते तो वो कम से कम अपने पैसों को 12.5% कमा तो लेता। हम कंपनी वाले तो उससे, उस शेयर होल्डर से भी कम कमा रहे हैं, ठीक है। तो यह इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मतलब ये हुआ कि भाई इस तरह से ये उल्टा हुआ है, ठीक है। इस तरह से कभी भी अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा तो याद रखना, तो मेरी वाली बात सही हो जाएगी। मान लो कल को ये 18% होता और ये 12.5 होता, तो फिर वो मामला उल्टा रहता। कौन सा? कि जितना ज्यादा रख लोगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा, और अगर ये कम है तो फिर क्या उल्टा रहेगा, भैया मेरा पैसा मेरे को दे दो, तुमसे आया तो मैं ही कमा लूंगा, ठीक है, मैं शेयर होल्डर बोल रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो ये बात होती है। अब जल्दी से अगर आपको समझ में आ गया तो हाँ बोलो, मैं इस पर डिस्कशन एंड करूं।